कदर नहीं करोगे, टाइम तुम्हारी कदर नहीं करेगा। और टाइम जब बदला लेने पे आएगा ना, भयानक बदला लेता है। अभी तुम लोग टाइम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जरा सा उसने पलट के वार कर दिया तुम्हारे ऊपर, जीवन चौपट, जीवन झंड ऐसे मुट्ठी से निकलता चला जाएगा। वापस खूब प्राप्त करने का प्रयास करोगे, एक टुकड़ा भी समय का नहीं आएगा तुम्हारे हाथ में। जिसने टाइम को बांध के रख लिया, टाइम उसको बहुत ऊपर तक पहुंचा देगा। टाइम बांधना सीख ही नहीं रहे हो तुम लोग, पूरे 24 घंटे का सही यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो आप मिसयूज कर रहे हैं अपने समय का, अपने पापा के संसाधनों का। वो क्या क्या करके पैसे दे के तुम्हें फीस दे रहे हैं, तुम्हारी किताबों का खर्चा उठा रहे हैं। संसाधन का सही यूज नहीं होगा। दोहन करना सीखो संसाधनों का, ज़्यादा से ज़्यादा। कम संसाधन में ज़्यादा फल की इच्छा। नहीं करोगे नहीं होगा ऐसे। बहुत कठिन परीक्षा है ये, कठिन भी है आसान भी है। जिसने इसकी मूल आत्मा को पकड़ लिया उसके लिए आसान, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकलेगा। और नहीं नहीं पकड़ पाए, उसकी जो मेन थीम है यूपीएससी की, 5-5 साल तक प्री नहीं निकलता लोगों का। ये बात मानो, सामने उदाहरण है लाइब्रेरी में, कितने उदाहरण तुम्हारे सामने आए और गए। जो पचा नहीं पाए ज्ञान को, आए। अपनी क्लास का ही देख लो ना, जिनके ऊपर से जाने लगा उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये टेढ़ी खीर है यार, ये आसान नहीं। यूपीएससी इज नॉट जस्ट अ बेड ऑफ रोसेस। ये फूल की सही वो नहीं है, सेज नहीं है कि जाओगे लेट जाओगे नींद आ जाएगी। कांटों भरा बिस्तर है ये। जब चुभन होगी शरीर के हर एक अंग में, तब लगेगा यूपीएससी की तैयारी है। ना सर दर्द हो रहा है, ना स्ट्रेस है, ना ही पढ़ाई को लेकर चिंता है। हवा में पढ़ाई करने से अच्छा पढ़ाई मत करो। मेरी बात समझो। ये लग रहा होगा डिमोटिवेट कर रहे हैं तुम लोग को, लेकिन ये सच्चाई है। अंतिम सत्य यही है, तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तुम सोचो कंफर्ट जोन में रह के तुम ऊंचाई प्राप्त कर लो, तो यह संभव नहीं है। इतिहास उठा के देखो, जो भी महान बना है उसने अपने संघर्ष जीवन को भयानक तरीके से जिया है। चाहे सिकंदर हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे कोई भी हो यार, उनकी सफलता दिख रही है सबको, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष वो दिखेगा नहीं। वो सिर्फ वो महसूस करके आगे बढ़ा है। उससे पूछो सफल हो गए कैसा लग रहा है, तो कई लोग कहेंगे किस्मत। कोई व्यक्ति सफल हो जाए तो उस समाज के 10 लोग कहेंगे अरे यार देखो किस्मत, देखो बाबूजी की। अरे किस्मत नहीं है, वो तपा है, तब जाके सोना बन के निखर के आया है। नहीं समझे मेरी बात? संघर्ष करना पड़ेगा। आज करो या कल करो या परसों करो या जीवन के अंतिम पड़ाव पे करो। तुम्हें मनुष्य की योनि में जन्म लिया है तो संघर्ष करना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। और नहीं तो कुत्तों वाला जीवन जियो, उनका जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। वो सुबह से शाम तक गली में घूमेंगे, किसी ने रोटी फेंक दी रोटी फेंक ली, किसी ने पत्थर मार दिया कूं कूं करके भाग गए। जीवन में संघर्ष नहीं है। जीवन को जीना है, जीवन काटना नहीं है। या तो काटना है तो कोई बात नहीं, पूरे दिन मेहनत करो, रिक्शा चलाओ, शाम को क्वार्टर खरीदो पौवा, 70 रुपए का मिलता है, पियो अचार के साथ, क्योंकि भैया चखना खरीदने की औकात नहीं रहेगी। नमक लो, अचार लो, उसको पियो, बीवी को मारो डांटो, क्योंकि घर में कले कलेश होगा, पैसा नहीं होगा तो सो जाओ आराम से। फिर सुबह उठो, अपने आप को तैयार करो, रबड़ की चप्पल पहनो, फिर रिक्शा चलाने निकल जाओ। 8 महीने बहुत कम दिन है लग रहा है। तुम जब आए थे तो तुमने क्या कहा था? भैया बहुत टाइम है। क्या बचा? 8 महीने। 8 महीने से 8 दिन भी आएगा ना एक दिन, जब 25 मई का इंतजार करते करते 19 मई आएगा तुम्हारी लाइफ में। फिर 6 दिन बचे, क्या करें? पेपर दें ना दें, यही ऊहा पोह में हर अटेम्प्ट बीतेगा। आप कम से कम 70 बहुत ज़्यादा हो गया, कम से कम 50% सिलेबस अगर कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस साल अटेम्प्ट के लिए तैयार नहीं हैं। 50% सिलेबस किस तरह का? किताबों और कॉपी में लिखा सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं। कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए।
तब आप तैयार हैं उस साल परीक्षा देने के लिए। और उसके बाद भी ये क्लियर नहीं है कि कोई कहे कि नहीं मेरा 100% सिलेक्शन हो रहा है, बिकॉज यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। इस एग्जाम से कोई भी आशा रखना ही बहुत बड़ी बेईमानी है। आज कोई कैसा पैटर्न पूछ लिया, कल कैसा पैटर्न पूछ लिया, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, तुम उसका आकलन नहीं कर पाओगे। 10 साल का पेपर लगा लिया, तैयार होके गए, पता चला नया यूपीएससी ने नया दांव खेल दिया, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। हुआ 2023 का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है कि नहीं है? यूपीएससी का पिछले 20 साल का पेपर उठाओ और 2023 का पेपर उठाओ के देखो, सरप्राइज कर दिया यूपीएससी ने अचानक से, हाथ पांव फूल गए। तो कट ऑफ कितना गया? 74 मार्क्स, यानी 37 क्वेश्चन जिसके सही होंगे, 37 कह रहे हैं, कितना हो गया? 35 गुना 70, 37 क्वेश्चन जिसके सही उसका सिलेक्शन हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है यार भाई, तो कम से कम अपनी तैयारी को तो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ मेरा सिलेबस का इतना हिस्सा पूरा हो गया है, अब हम तैयार हैं पेपर देने के लिए। रजिस्टर इकट्ठा होते रहेंगे, ये 2 साल में रद्दी के भाव में बिकेंगे, विश्वास मानो। प्री निकल गया तो ठीक है, इसको तुम संजो के रखोगे। अगर 2-3 असफल प्रयास तुमने दिए तो ये कहाँ होगा तुम्हें पता नहीं है। रजिस्टर ढूंढ के टाल के ऊपर से निकालोगे, अरे ये था पहला रजिस्टर, झाड़ोगे, अच्छा पढ़े। जब तक किताब और कॉपी का कंटेंट आपके दिमाग में नहीं है, आप तैयार नहीं हैं। बहुत कंटेंट है मार्केट में यार, बहुत ज़्यादा। यूट्यूब छोड़ो, उसके अलावा भी इतना कंटेंट है ना। हिस्ट्री में 20 किताबें हैं, कौन सी पढ़ोगे तुम यार? यूपीएससी मध्यकाल की क्वेश्चन कहीं और से पूछ रहा है, तुम कुछ और पढ़ रहे हो। मेरी बात समझे? ऐसे अगर सोचो कि एक क्वेश्चन यूपीएससी ने झायंट शिमाली से पूछ लिया प्राचीन भारत के, तो क्या वो खरीद लाओगे? क्या नहीं समझे मेरी बात? प्राचीन भारत से मान लो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन उन्होंने रामशरण शर्मा से नहीं पूछे बल्कि झायंट शिमाली से पूछ लिए, तो क्या मार्केट भागे भागे जाओगे? जितना कंटेंट है उतना ही बहुत है, बस उस कंटेंट को कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है तुम्हारे दिमाग पर। हो जाएगा, कर लोगे। पीवाईक्यू करो, चिल्ला चिल्ला के मर गए, पीवाईक्यू करो। तुम कम से कम असेसमेंट तो करो अपना खुद का और मेरा, कि मास्टर जो पढ़ा रहा है क्या वास्तव में टू द पॉइंट पढ़ा रहा है, यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है कि हवाबाजी कर रहा है। पापा पैसा फ्री मतलब मेहनत से कमा रहे हैं ना, हमको क्यों दे रहे हो तुम? इंटेंशन क्या है? उस भरोसे को चेक करो ना, जो भरोसा मेरे ऊपर कर रहे हो तुम लोग, कम से कम पीवाईक्यू से चेक करो कि हाँ मास्टर का पढ़ाया हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, टाटा बाय बाय। दुनिया में बहुत टीचर हैं और दुनिया में बहुत स्टूडेंट हैं। जहां पे तुम्हें सही मिल रहा है वहां से जाओ ना। और ये कब जानोगे? जब पीवाईक्यू करोगे। अब हमने जैसे प्राचीन भारत पढ़ा दिया पूरा, ठीक है, मध्यकाल शुरू कर दिया है, तो प्राचीन भारत तुम्हारा एक अंदर का जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए कि प्राचीन भारत का पोर्शन खत्म हो गया। अब मेरा उद्देश्य क्या है? प्राचीन भारत के पिछले 20 सालों से जो क्वेश्चन आए उसको हम बैठ के करें और रटें। और ये देखो कि उस 20 साल के क्वेश्चन में मास्टर का कितना % आया है पढ़ाया हुआ, तब तो एनालाइज कर पाओगे, तब तो असेसमेंट कर पाओगे मेरा। नहीं तो हम पढ़ा रहे हैं ईरान और क्वेश्चन आ रहा तुरान, तो क्या फायदा? और जब तक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करोगे आप भीड़ का हिस्सा ही बन के रह जाएंगे। दुनिया देख लो, सब तुम्हारे आसपास ही सब कुछ है। भेड़ चाल में चलते रहोगे 5 साल तक प्री नहीं निकलेगा। स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाओगे, सही चीज़ें पढ़ोगे, मिनिमम कंटेंट पढ़ोगे, मैक्सिमम रिवीजन करोगे, चीज़ें अपने आप सिलेक्शन की ओर तुम्हें ले जाएंगी। हम क्या करते हैं? कंटेंट इकट्ठा कर लिया, मौर्य काल में रोमिला थापर ने बहुत अच्छा लिखा, उसकी किताब खरीद लाए। क्या जरूरत है? पीएचडी करना है, विद्वान बनना है, तुम्हें बनना क्या है? विद्वान बनने की पूरी जिंदगी है। आईएएस बन जाओ, उसका विद्वान बनते रहना, रिसर्च करते रहना। तुमको पता है यूपीएससी सेलेक्ट होने के बाद 2 साल का स्टडी लीव भी मिलती है। आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं सरकार के खर्चे से। और यूपीएससी वाले भेजते कहाँ हैं तुम्हें?
भारत में नहीं, आप भारत में ही पढ़ सकते हैं और विदेश जा सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, किसके खर्चे पर? सरकार के। आरबीआई के गवर्नर का नाम सुना? डी सुब्बा राव, मतलब शक्तिकांत दास से पहले वो थे, क्या नाम था उनका, उर्जित पटेल, उर्जित पटेल से पहले, मतलब 2012-13 की बात है, क्लियर नहीं आ रहा। डी सुब्बा राव नाम सुनना, आईएएस थे, आईएएस से रिटायर हुए, आरबीआई गवर्नर बने। उन्होंने जो एमए किया इकोनॉमिक्स से, कहाँ से किया था? हार्वर्ड से। आईएएस बनने के बाद किसके के पैसे से गए? क्या एक आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी हार्वर्ड जा सकता था? लेकिन आईएएस हो गए, इसलिए उनको सरकार के खर्चे में पूरा क्या किया, 2 साल का एमए करवाया। कहाँ से? उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक्स का जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया उसका सरकार ने यूज़ किया, उनको रिक्रूट करके एज अ आरबीआई गवर्नर। तो ये भी मौका मिलता है। आईएएस के बाद संघ लोक सेवा आयोग या भारत सरकार तुमको पढ़ने के लिए भी मौका देगी, पढ़ते रहना। फिर अभी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई करो, सिलेबस गागर में सागर है। पहली बात, सिलेबस डिफाइन नहीं है यूपीएससी का, प्रीलिम्स का। क्या लिखा है? भारत और विश्व का भूगोल। पढ़ने के बाद क्या लगा, अरे यार ये तो 2 दिन का सिलेबस है। भारत और विश्व के भूगोल में क्या क्या पढ़ डाला तुमने? आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1 लाइन। क्या वास्तव में ये ऐसा है? कहाँ से शुरू किया हमने पढ़ा? तो हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी। इसीलिए प्री कठिन हो रहा है, क्योंकि सिलेबस बियॉन्ड द लिमिट। अगर उसी में सेलेक्ट हो जाएगा वो लड़का जिसको ये पता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तुमने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाली नहीं है, कैसे सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं समझे मेरी बात? कुछ अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप भेड़ चाल की चाल में चलते चले जाएंगे और रास्ता भूल जाएंगे। जब तक कोई अलग रास्ता नहीं चुनोगे, सफलता नहीं मिलती है ना? ट्राई करो यार, बहुत कम टाइम बचा है। और विश्वास मानो, प्री फेल हुए ना, कब? मान लो आपने खूब मेहनत की और प्री फेल हो गए, डिप्रेशन घेर लेगा तुम्हें चारों तरफ से। वो डिप्रेशन नहीं होना है, लाना नहीं है। और ये चक्र है। मान लो एक बार प्री फेल हो गए ना, तो प्री फेल होने के गम से तुम मेंस लिख नहीं पाओगे। मेरी बात समझना। देखो यूपीएससी की तैयारी जिस साल आपको अटेम्प्ट देना है 2026 में, एक जेन्युइन एस्पिरेंट क्या करता है, 2026 मान लो मई में पेपर है ना, उसने जुलाई अगस्त 2025 तक उसने अपने मेंस का 75% सिलेबस कवर कर लिया है। मतलब जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड उसका कंप्लीट है। वो एथिक्स छोड़ता है। जैसे ही अगस्त आया, अगस्त 2025, वो सितंबर से या अक्टूबर से अब किस में लग जाएगा? वो प्रीलिम्स में। ये भी टाइम ज़्यादा है, लेकिन पहली बार दोगे तो समझ नहीं पाओगे। सितंबर अक्टूबर से प्रीलिम्स लग जाएगा। कब तक पढ़ेगा? मई 26। अब जब वो मई 26 पेपर दे के आएगा, तैयारी उसकी अच्छी हो रखी मेंस की, प्री में भी उसने थोड़ी पकड़ बना ली है, क्योंकि मेंस और प्री कोई अलग नहीं है। वो मेंस पढ़ रहा है तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली वो प्री पढ़ रहा है। वो पूरी तरह से कब आ गया प्री की तरफ? अब कितना टाइम बचा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 8 महीने। 8 महीने में प्री इसका कंप्लीट। पेपर देगा, पेपर देने के 2 दिन तक एंजॉय करेगा, पनीर वनीर खाएगा, दारू वारू पिएगा। उसके बाद क्या करेगा? 2 दिन के बाद वो तुरंत कहाँ जाएगा? मेंस। वो प्री का रिजल्ट का इंतजार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे में दो टाइप के लोग, ये वैसे लोग हैं जो बढ़िया तैयारी करके एग्जाम में अपीयर हुए। एक हवाबाजी, मान लो तुमने खूब पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद तुमने पहुंच गया क्वेश्चन पे बिल्कुल बॉटम पर, मतलब धरातल पर, हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस ऊहापोह में जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आएगा, तुम्हारा मेंस का एक आंसर नहीं लिखा जाएगा।
तो तुम ऑटोमेटिकली इस लड़के से 2 डेढ़ महीना पीछे हो गए। 40 दिन में रिजल्ट आता है, 40 दिन में वो धड़ल्ले से आंसर लिख रहा है, और तुम डेली सुबह उठ रहे हो, चेक कर रहे हो यार आया रिजल्ट कि नहीं आया, होगा कि नहीं होगा, क्या करें यार, मेंस के लगे कि प्री में फिर से शुरू हो जाए। इसी चीज़ों में 40 दिन पीछे हो गए। 40 दिन में वो सोचो 10 आंसर लिख रहा है 40 दिन में अगर सिर्फ, तो 400 आंसर तुमसे आगे वो लिख चुका है। अब यूपीएससी इसको बुलाएगी कि इसको बुलाएगी? तो ये सब चीज़ें अचानक से आने वाली नहीं है मेरे भाई। क्यूरोसिटी दिखाओ, चेहरे पे आनी चाहिए। तुम्हें देख के कोई कहे हाँ तुम वाकई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बुझा चेहरा, झुके कंधे, चेहरे में 12 बज रहा है, क्या फायदा इसे? आ गए आंख मलते सुबह, तो मास्टर ने आज बुलाया था 7:45 पे उठेंगे, पढ़ के तुरंत आ जाएंगे। क्या रिवाइज कर रहे हो? कुछ नहीं पता। कल मास्टर ने क्या पढ़ा ये तो पता नहीं है। डायरी कहते कहते थक गए, डायरी बनाओ डायरी बनाओ डायरी बनाओ। किसने डायरी बनाई? 2 दिन डायरी बनी, चौथे दिन फिर वो गायब हो गई डायरी। तुम्हारे नजरों के आगे तुम्हारा गोल नहीं है, तुम किस दिशा में भागोगे पता चलेगा तुमको। घोड़े के दोनों तरफ ये क्यों लगाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? घोड़ा देखो, घोड़े के इस तरफ भी लगता है, इधर भी। क्या लगता है वो, क्या बोलते हैं उसको? जो भी है, क्यों लगाते हैं? ना उधर देखे ना उधर देखे। तुम्हारे साथ क्या है, ये सब लगा नहीं है, बगल से लड़की निकल गई, अरे बाप रे बाप, अब तुम उसके डीओ में बेहोश हो गए। वो कौन सा डीओ लगाई होगी, कौन सा डीओ लगाया होगा। कितनी आंखें सुंदर थी, पूरा दिन सुंदर आंखों में चला गया। बाद में कर लेना भाई, अभी कुछ नहीं होगा ऐसे, है ना। क्या पढ़े थे कल, क्या पढ़े थे? बराबर के हो या तुम लोग को गरियाने का मन नहीं करता, लेकिन हरकतें ऐसी हो जाती, क्या करें। पढ़ लिया था, हो गया था, याद हो गया, याद हो गया, ये तो नहीं पूछेंगे। चलो टॉपिक पे आओ। अच्छा, टॉपिक चल क्या रहा है, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हमने इस्लाम का उदय पढ़ लिया था। इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर का इतिहास पढ़ लिया हमने। मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद 4 खलीफाओं का इतिहास पढ़ा हमने। खलीफा के बाद करबला का युद्ध पढ़ा। करबला के युद्ध में यजीद की जीत हुई और हुसैन अली हार गए। इसके बाद जो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी, किसने? मोहम्मद पैगंबर ने जो की थी। उसका उद्देश्य, यानी उनका उद्देश्य क्या था? इस्लाम एज अ धार्मिक स्टेट के रूप में स्थापित हुआ था। लेकिन यजीद के आते आते क्या हो गया, इस्लाम धार्मिक राज्य से परिवर्तित होकर पूरी तरह से राजनीतिक राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। अब जब कोई राज्य राजनीतिक रूप से अस्तित्व में आएगा, उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? साम्राज्य का विस्तार। इसी साम्राज्य विस्तार के क्रम में हमने क्या पढ़ा था? अरबों की सिंध विजय। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया और उसने सिंध और मुल्तान को जीत लिया। यस और नो? यानी अरबों की सिंध विजय के बाद, यानी भारत पर पहला आक्रमण कौन सा है? अरब आक्रमण। और इस अरब आक्रमण ने, यानी इस मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के लिए प्रवेश द्वार खोल दिया। तो दूसरा आक्रमण किसका होगा? किसका होगा? तुर्की आक्रमण। कौन? महमूद गजनवी, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? महमूद गजनवी का इतिहास, और महमूद गजनवी ने भारत को कितनी बार लूटा, क्या क्या लूटा, और किस किस राज्य को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, सोमनाथ पर अटैक किया है, पंजाब को जीता है, मुल्तान को जीता है, सिंध को जीता है। जीता ही नहीं बल्कि इन तीनों राज्यों को अपने गजनी राजवंश में मिला भी लिया। ठीक है, और महमूद गजनवी के बाद भारत में लगातार इस्लाम का आक्रमण होता रहेगा। आक्रमण तो कासिम ने शुरू कर दिया,
लेकिन महमूद गजनवी ने लगातार 27 सालों के इतिहास में 17 बार भारत को लूटा। तो कंटिन्यूसली इन्वेजन कौन करेगा? महमूद गजनवी। कितनी बार लूटेगा भारत को? 17 बार। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? गजनवी आक्रमण। जब भारत में महमूद गजनवी आया तो उसके आने से पहले ईरान में, कहां पर? ईरान में गजनी वंश स्थापित हो चुका था। हाँ या ना? तो अगर आपसे पूछे कि गजनी वंश का संस्थापक कौन है, तो आप महमूद गजनवी का नाम कतई नहीं लेंगे। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, भारत में गजनवी वंश को स्थापित किया, लेकिन गजनवी वंश को स्थापित करने का श्रेय सबसे पहली बार किसको गया? अल्पतगीन को। ठीक है, चलो, गजनी वंश कहां पे स्थापित हुआ? ईरान। ईरान में एक शासक है अल्पतगीन। क्या नाम है? इस व्यक्ति ने ईरान में गजनी वंश पर, ईरान में एक गजनी जगह है और उसी जगह को जीता, यानी गजनी राजधानी बनाया और गजनवी वंश को स्थापित किया। तो गजनवी वंश का संस्थापक कौन हुआ? अल्पतगीन। मेरी बात समझ में आई? पक्का? यानी ये टाइम है 973 का। कब का है? 973 में ईरान के गजनी नामक शहर पर गजनवी वंश अस्तित्व में आ गया। आएगा तो क्या करेगा? अटैक करने का प्लान। कहां पर? भारत। लेकिन ना ही अल्पतगीन आ पाएगा, ना ही इसका बेटा बेटा नहीं है, दामाद, ना ही इसका दामाद सुबुक्तगीन आएगा और ना ही सुबुक्तगीन का बेटा इस्माइल आएगा। कौन नहीं आएगा? यानी शुरुआत के 3 शासक गजनवी वंश के भारत आक्रमण करने के लिए नहीं आ पाएंगे। तो चौथा शासक कौन? महमूद गजनवी। ये भारत आएगा और भारत को 17 बार लूटेगा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले इन तीनों को समझ लो, या सुनो, है ना? चलो, तो गजनी वंश का संस्थापक कौन है? अल्पतगीन। गद्दी पर कब बैठा? 973। अल्पतगीन ने अपनी पुत्री का विवाह अपने दास, जिसका नाम क्या है? सुबुक्तगीन से करवा दिया और सुबुक्तगीन जो कि उसका दास था उसको क्या बना दिया? अपना दामाद। जैसे ही अपनी पुत्री का विवाह कराया सुबुक्तगीन से, सुबुक्तगीन को उसने अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया। यानी मेरे गद्दी के उतरने के बाद या मेरी मृत्यु के बाद गजनी वंश का शासक कौन होगा? सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठ गया। बात समझे? कहानी समझ आ रही ना? सुबुक्तगीन के गद्दी के बैठने के बाद इसकी 2 पत्नियों से 2 पुत्र हुए। कौन कौन? पहला महमूद और दूसरा इस्माइल। महमूद बड़ा बेटा और इस्माइल राजा बनना किसको चाहिए था? सुबुक्तगीन के पास, महमूद को। लेकिन सुबुक्तगीन का अपने छोटे बेटे से ज़्यादा लगा होने के कारण इसने अपना उत्तराधिकार इस्माइल को चुन लिया। समझ गए? नहीं, इस्माइल को चुनने के बाद गजनी, जो कि गजनवियों की राजधानी थी, कौन बैठा? और बड़े बेटे को इसने भेज दिया जाबुली कि तुम जाओ जाबुली के गवर्नर के रूप में काम करो। जाबुली कहाँ है? जाबुली भी ईरान में है। तो दोनों लड़के कहाँ गए? एक गजनी मुख्य राजधानी में बैठ गया और दूसरा जाबुली का गवर्नर बन के बैठ गया। ठीक, लेकिन योग्यता को आधार बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा योग्य आदमी कौन है? और इसकी तुलना में इस्माइल बहुत कम योग्य है। तो क्या ये ज़्यादा समय तक गद्दी संभाल पाएगा? नहीं। इसको विरोध झेलना पड़ेगा। किसका? महमूद गजनवी का। ठीक, ये पैसा इकट्ठा करेगा क्योंकि जाबुली बहुत ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र है ईरान का,
वहाँ का गवर्नर है तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो इसकी सेना भी मजबूत हो जाएगी। जब ये पैसे और सेना से मजबूत हो जाएगा तो ये अटैक कर देगा किसके ऊपर, और इस्माइल को गद्दी से हटाकर गजनी वंश का संस्थापक है, गजनी वंश का शासक बन जाएगा। तो जो महमूद गजनवी हम पढ़ते हैं, गजनी वंश का कौन से नंबर का शासक हुआ? इसके बाद भी तीसरा बोल रहे हो तो बहुत अनर्थ है, खोए हुए हो। फिर तीसरा तो इस्माइल हो गया ना, चौथे नंबर का शासक। तो पहला अल्पदगीन, दूसरा उसका दामाद और उसका दास सुबुक्तगीन, तीसरा सुबुक्तगीन का छोटा बेटा इस्माइल, और इसके बाद इसका बड़ा भाई महमूद गजनवी। अब गजनी राजधानी पर किसका अधिकार? और महमूद गजनवी है कैसा राजा? शक्तिशाली है, इसकी सोच साम्राज्य की विस्तार करने की है। इसकी सोच कैसी है कि ये गजनी के साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तारित करेगा, और साम्राज्य विस्तार के क्रम में ये अटैक करेगा कहाँ पर? कहाँ पर? इंडिया। समझ गए? तो भारत में ये 17 बार आक्रमण करेगा। कब से कब तक? ये गजनी वंश, गजनी की गद्दी पर कब बैठा? 998, और इसकी डेथ हुई कब? 1030। पहला आक्रमण ये करेगा भारत की तरफ 1000 में, और आखिरी आक्रमण 1027, यानी 27 सालों में ये 17 बार भारत को लूटेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के कारण अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? क्या उद्देश्य है इसका आक्रमण करने का? पहला साम्राज्य का विस्तार। कारण पूछे कि भारत में गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कारण क्या था? तो पहला साम्राज्य का विस्तार, दूसरा दिमाग लगाओ, भारत है कैसा इस समय? सोने की चिड़िया। समझ लो, सोना स्थापित है कहाँ भारत में? मंदिरों में। तो ये मंदिर को लूटेगा किस लिए? दूसरा कारण क्या दिखा? कि भारत सोने की चिड़िया के नाम से फेमस है, यानी भारत में सोना बहुत है। उस सोने को हथियाने के लिए ये आक्रमण करेगा कितनी बार? तीसरी बार। तीसरा कारण धर्म का प्रचार, क्योंकि इस्लाम अभी अभी बना हुआ धर्म है। कब अस्तित्व में आया इस्लाम? 622, जब जिब्राइल प्राप्त हुआ किसको? मोहम्मद पैगंबर साहब को। अब नया धर्म है तो उसको विस्तारित करने का श्रेय इनके योद्धाओं को जाएगा ना, तो करेंगे। तो तीसरा कारण क्या है? तो कोई भी पूछे, कोई भी आक्रमण हो, आक्रमण का सबसे प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य, तो चाहे इस्लाम आए, चाहे अंग्रेज आए, चाहे पुर्तगाली आए, चाहे कोई भी भारत में आक्रमण करेगा, उसका उद्देश्य क्या होगा? यही उद्देश्य होंगे। ठीक, समझ गए? तो पहला आक्रमण कब हुआ? हाँ, यानी अगर कहा जाए कि गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, इसका उल्लेख है, इसका साक्ष्य हमें कहाँ मिला है? तो तुम बताना। हेनरी एलियट, क्या नाम है इसका? हेनरी एलियट ने अपने लेखों में बताया कि हाँ, वास्तव में गजनवी ने भारत को 17 बार लूटा है। तो पहला साक्ष्य कौन दे रहा है? इस साक्ष्य के आधार पर, इसके साक्ष्यों के आधार पर यह कहा गया कि महमूद गजनवी भारत में 17 बार आया। ठीक है। तो जब इसने बताया तो आक्रमण का उल्लेख किया होगा, तो सारे याद कर लोगे क्या? कौन से याद करने? जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो क्या करना हमें? गजनवी का भारत में आक्रमण, प्रमुख आक्रमण। ठीक है। तो शुरुआत कब कर रही है? 1000 में। 1000 में ये गजनी से आगे बढ़ेगा और भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे पहले जीतेगा। तो सीमावर्ती क्षेत्रों की विजय इसने कब की? यानी कहाँ से निकलेगा? ईरान से अफगानिस्तान आएगा ना, तो पहले अफगानिस्तान को लूटेगा। तो पहली विजय क्या है?
इसने सीमावर्ती क्षेत्रों को, किसके सीमावर्ती क्षेत्र, तो आप कहेंगे भारत। तो पहली विजय कहाँ है? लेकिन क्या ये भारत की विजय है? क्योंकि भारत के बाहर सीमावर्ती क्षेत्र है ना, तो भारत में पहली बार कब आक्रमण हुआ? तो आप कहेंगे 1001। सिंध के पास हिंदूशाही क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? और हिंदूशाही क्षेत्र पर हिंदू राजा जयपाल गद्दी पर बैठा था। कौन? जयपाल। तो जब महमूद गजनवी का हिंदूशाही क्षेत्र पर अटैक हुआ तो उस समय शासक कौन? हिंदू। कौन? नाम क्या है? जयपाल। जयपाल आक्रमण को देखते ही घबरा गया और उसने क्या कर ली? आत्महत्या। और जैसे ही आत्महत्या की, जयपाल के बेटे आनंदपाल ने गद्दी संभाल ली। तो जयपाल ने आत्महत्या की और आनंदपाल का युद्ध हुआ महमूद गजनवी से। ये कौन बता रहा है हमको? मेरी बात समझ गए? यानी जयपाल की आत्महत्या, और जयपाल की आत्महत्या के बाद शासक बना कहाँ का? हिंदूशाही क्षेत्र का। और आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच युद्ध हुआ जिसमें आनंदपाल हार गया और महमूद गजनवी जीत गया। बात समझ गए? कितने हो गए? 2। तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा है मुल्तान। कहाँ का आक्रमण? मुल्तान में इसने किया 1004 में। जब वो मुल्तान की ओर आया तो मुल्तान पर सिया मुस्लिम का आधिपत्य था। किसका था? और सिया मुस्लिम का राजा फतेह दाऊद था। कौन था? फतेह दाऊद। और महमूद गजनवी ने फतेह दाऊद को भी हराकर मुल्तान अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। कितने हो गए? समझ गए? चौथा ये है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां भूल जाओ। इंपॉर्टेंट आक्रमण 12वां आक्रमण इसने कहाँ किया? कन्नौज। टाइम 1018। तो अगर तुमने मेरी लास्ट क्लासेस अच्छे से देखी तो तुम शायद बता पाओगे कि 1018 में कन्नौज पर कौन शासक है। ये होता है हिस्ट्री को रिलेट करने का तरीका। हमने कोई राजवंश पढ़ाया है तुम लोग को जिसमें ये बताया है कि 1018 पे उस राजा के ऊपर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, और वही बात आज रिपीट हो रही है। तो याद होनी चाहिए तुमको, लेकिन नहीं याद है तो इसका क्या मतलब है? पढ़ाई नहीं हो रही है। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बताओ। पन्ने पलटने की भी अनुमति है, पलटो। ऑप्शन: राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश, पाल वंश। नाम: त्रिलोचन पाल, राज्यपाल, यशपाल, जयचंद्र। और बता दो, और कुछ बता दे। वंश भी बता दो और नाम भी बता दो। कौन सा वंश है? जयपाल, जयचंद। मोहम्मद गौरी है जयचंद। अभी मोहम्मद गौरी आया कहाँ? जयचंद आए कहाँ? चौहान वंश अभी कहाँ है? त्रिलोचन नहीं है। प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल। याद आया? राज्यपाल कमजोर था और महमूद गजनवी शक्तिशाली था। तो कन्नौज किसके अधीन हो गया होगा? खूब लूटा, दबा के लूटा। कन्नौज को जीता नहीं, साम्राज्य में नहीं मिलाया, लेकिन जो भी लूटा उसने पैसा वैसा लूट के वापस चला गया। 27 साल रहा ना ये। यानी इसने कब से आक्रमण शुरू किया? 1000 से। और कब तक लूटा? 27 साल में कितने बार लूटा इसने? तो ये भारत आया, फिर ईरान गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। तो क्यों आ रहा है, जा रहा है? पैसा इकट्ठा कर रहा है, रख के आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर पैसा इकट्ठा कर रहा है, फिर रख के आ रहा है। इस क्रम में कितनी बार अटैक करेगा? समझ गए? कन्नौज का अटैक समझ गए? कौन है राजा? फिर से समझो। सीमावर्ती क्षेत्र लूटा उसने, शुरुआत 1000। पहला भारत पे आक्रमण, हिंदूशाही क्षेत्र, राजा जयपाल, आत्महत्या कर ली। कौन बैठा गद्दी पर? आनंदपाल। महमूद गजनवी से लड़ाई हुई और कौन हार गया? चौथा युद्ध आक्रमण मुल्तान। मुल्तान पर जिस समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, राजा कौन है? फतेह दाऊद। फतेह दाऊद हार गया, महमूद गजनवी। 12वां आक्रमण कन्नौज। जब कन्नौज को महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उस समय राजा कौन है? राज्यपाल हार गया और महमूद गजनवी
ये किस वंश का है? ये भी लिख लो, गुर्जर प्रतिहार वंश का है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है? यशपाल है ना। तो राज्यपाल के बाद त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल के बाद यशपाल, यानी ये कमजोर शासक है ना, कमजोर शासक इसलिए हार रहे हैं। और यशपाल के बाद कन्नौज किसके अधीन चला जाएगा? गहलवाल वंश के चंद्रदेव। याद आया? तो ये वही चीज है, राज्यपाल वही है। नेक्स्ट आक्रमण कब होगा? 1021। कौन सा आक्रमण? 15 आक्रमण। कहां पर रहेगा? पंजाब। नहीं समझे? तो पहला आक्रमण सीमावर्ती क्षेत्र, भारत में पहला आक्रमण हिंदूशाही क्षेत्र, जयपाल आत्महत्या कर रहा है और आनंदपाल से युद्ध हो रहा है। चौथा आक्रमण मुल्तान, मुल्तान में राजा फतेह दाऊद। 12वां आक्रमण कन्नौज और 15वां आक्रमण पंजाब। जब ये पंजाब जीतेगा, पंजाब पर अटैक करेगा, पंजाब को जीत भी लेगा और अपने साम्राज्य में, याद रखना, अपने साम्राज्य में मिला लेगा। और पंजाब विजय के उपलक्ष्य में ये शाही प्रकार का सिक्का चलाएगा। कैसा? शाही सिक्का। पंजाब विजय के उपलक्ष्य में ये देहलीवाल का सिक्का भी चलाएगा। कौन सा सिक्का? याद रखना, देहलीवाल और शाहीवाल दोनों सिक्के किसके हैं? चांदी के। और देहलीवाल सिक्के का वजन है 56 ग्रेन। एक बार पूछा गया था, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने विवाह प्रकार का सिक्का चलाया है, उसका माप कितनी है? सॉरी, उसका अकबर के सिक्के का जो दाम चलाया था उसने, उसकी नाप पूछी थी, 33 ग्रेन। तो इस तरह से दिल्ली वाला जो सिक्का किसने चलाया है? महमूद गजनवी ने। इसका ग्राम, इसका वेट कितना है? कब चलाया इसने? जब पंजाब को इसने अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। यहां तक बात समझ आ गई? और सबसे इंपॉर्टेंट विजय कौन सी? सोमनाथ पर किया गया आक्रमण। कब किया उसने? 1026। ये इसकी 16वां आक्रमण था। कौन सा? 16वां। 17वां भी करेगा, इसी के लिए करेगा, यानी सोमनाथ को 2 बार लूटेगा। लूटने की वजह बता रहे क्या थी? कहाँ गया सोमनाथ? कब गया? 1026 में। जब ये, कौन है यार ये, जब बहुत सही कह दो, यहीं बजा लो, खोल दो, नाग यहीं नचवा दो। वही वाले सपेरे हैं ये? नहीं है? आ जाओ आ जाओ, चला गया, रहने दो, किसी का रोजी रोटी मत मारो। 1026 में क्या हुआ? सोमनाथ पर अटैक हुआ। जब अटैक हुआ तो सोमनाथ पर, यानी सोमनाथ कहाँ है? सोमनाथ गुजरात में है। और गुजरात भीम फर्स्ट के अधीन था। किसके? भीम प्रथम गुजरात का राजा। भीम प्रथम है कौन? चंदेल शासक है। यानी जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ को लूटने की इच्छा जताई तो वो युद्ध किससे करेगा? भीम प्रथम को हराएगा और सोमनाथ को कस के लूटेगा। मंदिर क्यों लूटा समझ गए ना? क्योंकि प्राचीन भारत में मंदिर कैसे हैं? बहुत धनाढ्य हैं। सारी संपत्ति का संकेंद्रण कहाँ पर इकट्ठा हो रहा है? मंदिरों में। तो कहाँ लूटेगा? मंदिर। मंदिर लूटा और शिवलिंग की मूर्ति को निकाल लिया। यानी सोमनाथ मंदिर किसका मंदिर है? भोले का। शिवलिंग की मूर्ति निकाली और कहाँ ले गया? और शिवलिंग को तोड़वा दिया, जिस वजह से उसको क्या कहा गया? बुद्ध सिकन मतलब मूर्ति भंजक। क्या कहा गया? तो बुद्ध सिकन किसको कहा गया? तो आपका आंसर होगा महमूद गजनवी। ठीक है, तोड़वा दी। जब ये वापस जा रहा था सोमनाथ को लूट के, तो सोमनाथ है कहाँ? गुजरात। सोमनाथ को लूट रहा था, गुजरात से वापस निकला, जैसे ही राजस्थान के थार डेजर्ट में पहुंचा। कहां पर? राजस्थान की एक जाति है जाट, जो उस समय भरतपुर पर शासन कर रहे थे।
बजा लो उसको, कोई बजा ले सही से। चला जाएगा, रहने दो। तो भरत, क्या है यार भाई साहब ये? ठीक है बोलो, कह दो। गया। तो भरतपुर पर शासन कौन कर रहा है? जाट। जैसे ही इन्होंने गजनवी के काफिले को देखा, काफिले में क्या लदा होगा? सोना और चांदी। इन्होंने गजनवी को लूट लिया, मतलब 40-50 ऊँटों में सोना जा रहा था। तो लूटते लूटते इन्होंने 4-5-10 ऊँट लूट लिए। किसने? जाट, यानी खोखर। जाट बोले तो कहाँ गए? जाट यानी खोखर क्षेत्र। खोखर क्षेत्र, खोखर कहाँ है? झेलम और ब्यास के बीच में। ये नदियां हैं ना, झेलम और ब्यास। इस जगह खोखर राज्य क्षेत्र में जाटों ने गजनवी को लूट लिया। दिमाग सटक गया इसका। होगा, वापस जाएगा, बचा कुचा सोना रखेगा, और नेक्स्ट ईयर 1027 में ये वापस फिर आएगा। कहाँ से? ईरान से। उद्देश्य क्या है? खोखरों और जाटों को कस के पटकना। होगा कि नहीं होगा? खुन्नस वाला आदमी है ये। कैसे लूट लिया तुमने मेरे 10 ऊँट, तो वापस बदला लेने कब आएगा? और यही इसका अंतिम अभियान होगा। तो अभियान की शुरुआत 1000 और अंतिम अभियान कब? 1027। आखिरी अभियान जब इसने किया तो खोखरों को मारा, जाटों को मारा, और फिर से सोमनाथ को लूट लिया। नहीं समझे? तो कितनी बार लूटा इसने? 17 बार। कौन कौन से याद रखने? पहला, दूसरा, चौथा, 12वां, 15वां, 16वां, 17वां। मथुरा लूटा है, भटिंडा लूटा है, पता नहीं कितनी जगह लूटा उसने। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये? ठीक ठीक समझ गए ना? जब सोना लूटा उसके बाद वापस गया, और 3 साल के बाद 1030 में मलेरिया के कारण इसकी डेथ हो गई। आ गई बात समझ में? एक चीज और मिस हो गया हमसे। जब वो इस्माइल को हराकर गजनी का शासक बन रहा है, तब वो सुल्तान की पदवी धारण करेगा। कौन सी पदवी? सुल्तान। और पहली बार विश्व में ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति सुल्तान की उपाधि धारण करेगा। तो पूरे विश्व परिदृश्य में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन है? महमूद गजनवी। आ गई बात समझ में? पक्का? इसके पहले तुम्हें सुल्तान का पद दिखेगा नहीं। अच्छा ध्यान दो, प्राचीन भारत तुमने पढ़ा, तो राजाओं को हम किस नाम से पुकार रहे हैं? महाराज, महाराजाधिराज, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। मध्यकाल का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो चाहे दिल्ली सल्तनत के काल पूरे, यानी दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक का इतिहास, इसमें हम राजाओं को किस नाम से बुलाएंगे? सुल्तान। समझे? तो ये दिल्ली सल्तनत का पूरा काल किससे ढका होगा? और सुल्तान की पहली पदवी किसने धारण की? और ये परंपरा ये धीरे धीरे आगे चलती रहेगी। 1526 में कौन आक्रमण करेगा? बाबर। बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक है, इसको परास्त कर देगा और भारत में मुगल वंश की नींव डाल देगा। अब मुगल शासक राज करेंगे, तो मुगल शासक को क्या कहा जाएगा? सुल्तान नहीं। अकबर के आगे क्या लगाते हो? हैं? औरंगजेब के आगे क्या लगेगा? शाहजहां के आगे क्या लगेगा? जहांगीर के आगे क्या लगेगा? अच्छा, तो अब इसके बाद यानी मुगल काल का इतिहास बादशाहों का इतिहास होगा। मेरी बात समझे? तो सम्राट हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, सुल्तान हम मध्यकाल में पढ़ेंगे, सॉरी दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, और बादशाह हमें मुगल काल में पढ़ने। ठीक है, कहाँ तक आ गए हम? मर गया 1030 में, यानी एक, हाँ ठीक। अब ये जो हमने पढ़ा है सब चीज़ें कि महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया, 17 बार जीता, तो किसी साक्ष्यों के आधार पर पढ़ा होगा ना? साक्ष्य क्या है? तो पहले तो हेनरी नीलेट, ठीक। तो गजनवी के इतिहास को
इतिहास को जानने के स्रोत। पहली किताब तो तुम बोल दो हेनरी एलियट, ठीक। दूसरी किताब एक दरबारी कवि था महमूद गजनवी का, जो ईरान से भारत आया था, जिसका नाम क्या है? उतबी। इसकी किताब का नाम गुड, किताब उल यामिनी, या इसी को तारीख हिंद अल बरूनी की है, वो भी इसी के दरबार के हैं। तो पहला दरबारी कवि कौन? अच्छा, दरबारी कवि से क्या मतलब है? अगर कोई कह रहा है दरबारी कवि हैं, इसका क्या मतलब है? या दरबारी इतिहासकार हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो इनका इतिहास लेखन है वो सिर्फ और सिर्फ दरबार से ही संबंधित होगा, आम जनता के बारे में इतिहास नहीं लिखेंगे। समझ गए? दरबारी या शाही इतिहासकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है। और इसको संरक्षण कौन देगा? उस समय का राजा, ठीक है। तो उतबी की किताबुल यामिनी या तारीख यामिनी, इसी किताब में पहली बार भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। बात समझे? और इसी सोने की चिड़िया से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने भारत को 17 बार लूटा। ओके, तो कितने हो गए? एक हो गया हेनरी इलियट, दूसरे हो गए उतबी, तीसरे एक व्यक्ति हैं फिरदौसी। क्या नाम है? फिरदौसी भी महमूद गजनवी के इतिहासकार हैं, और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम शाहनामा। तो शाहनामा किसकी किताब है? फिरदौसी की। शाहनामा लिखने का आदेश फिरदौसी को महमूद गजनवी ने दिया। तो शाहनामा किसके ऊपर आधारित है? महमूद गजनवी पूरा इतिहास लिखने के लिए कहा फिरदौसी से। आदेश किसने दिया? गजनवी ने। शाहनामा फिरदौसी ने लिख दी और कहा कि यदि तुम मेरे बारे में लिख दोगे तो मैं तुम्हारे वेट के बराबर चांदी दूंगा तुमको, ठीक है। लेकिन फिरदौसी और महमूद गजनवी के बीच संबंध कभी भी अच्छे नहीं थे। तो जब लिख दी गई तो महमूद गजनवी का क्या, लिख लो, कोई चांदी वानी नहीं मिलेगी। इस वजह से फिरदौसी और महमूद गजनवी के बीच संबंध कभी भी अच्छे नहीं हुए। हालांकि शाहनामा लिखने के बाद इन्हें एक उपाधि मिली। क्या? इन्हें पूर्व का होमर कहा गया। होमर कौन है? होमर पश्चिम के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। कौन है? हैं? होमर, रियल होमर पश्चिम के साहित्यकार हैं, इसलिए इन्हें पूर्व का होमर की उपाधि दे दी गई। फिरदौसी समझ में आ गए, उतबी समझ में आ गए, हेनरी इलियट समझ में आ गए। नेक्स्ट, सबसे बड़े इतिहासकार कौन है? अल बरूनी। ये भी महमूद गजनवी के साथ भारत है, और इन्होंने एक किताब लिखी, किताबुल कंफ्यूज मत होना भाई, किताबुल यामिनी उतबी की है, और किताबुल हिंद सबसे विस्तृत इतिहास किसने लिखा? यानी 11वीं सदी का भारत इन्होंने अपनी किताब में खोलकर रख दिया। भारत में सामाजिक भारत, सांस्कृतिक भारत, आर्थिक भारत, हर प्रकार का भारत इन्होंने अपनी किताब में, यहाँ की जलवायु तक बता दी कि कहाँ की जलवायु गर्म है, कहाँ की जलवायु ठंडी है। यहाँ तक बता दिया कि भारतीय सुबह में क्या खाते हैं, शाम को क्या खाते हैं, रात में क्या खाते हैं, नाश्ता क्या करते हैं, खाना क्या करते हैं, सब बता दिया। तो पूरी तरह से भारत को जानना हो तो कौन सी किताब पढ़ोगे? लेकिन 11वीं सदी का भारत याद रखना, 11वीं सदी का भारत जो है वो पूरी तरह से कौन बता रहा है? मेरी बात समझ गए? इसी वजह से किताब उल हिंद को 11वीं सदी का दर्पण कहा गया। किसका? 11वीं सदी का दर्पण। ये किसको कहा गया? किताब उल यामिनी को, ठीक है। क्योंकि ये भयानक, ये बहुत विस्तृत चर्चा कर रही भारत की, इसलिए इसका अनुवाद भी किया जाएगा। अच्छा, ये बेसिक किताब लिखी किसमें गई? बेसिकली अरबी में।
क्या भारतीय अरबी पढ़ पाते हैं? लेकिन इतिहास को पढ़ने के जानकार इच्छुक व्यक्ति इसको पढ़ने की इच्छा तो रखेंगे ना, तो क्या होगा, इसका अनुवाद होगा। अनुवाद हुआ अंग्रेजी में, और किताबुल यामिनी का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला अंग्रेज एडवर्ड सचाऊ है। कौन है? यानी किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सचाऊ ने। और हिंदी में अनुवाद किया रजनीकांत शर्मा ने। आगे बात समझे? पक्का? और सुनो, अलबरूनी के बारे में थोड़ा देखो। अलबरूनी बहुत ही विद्वान व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? विद्वान। अगर कहा जाए पहला इस मुस्लिम जिसने संस्कृत का अध्ययन किया, तो आप क्या बताएंगे? यानी इसने संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत भाषा को सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि उसको गीता और पुराणों में इंटरेस्ट था। तो सिर्फ गीता और पुराण को पढ़ने के लिए उसने क्या किया? संस्कृत भाषा सीखी, गीता पढ़ी, पुराण पढ़ी। तो विद्वान आदमी है कि नहीं है? जिस कारण इसको विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। तो अलबरूनी है मुस्लिम, ये उपाधि कैसी प्राप्त कर रहे हैं? कंफ्यूज मत होना, ये उपाधि है किसकी? विद्यासागर की। विद्यासागर उपाधि किसकी है? अलबरूनी की। बात समझ में आ गई? और कुछ बच रहा है अलबरूनी के बारे में? विद्यासागर, संस्कृत भाषा, बस विद्यासागर की उपाधि, बस इतना बहुत है ना, है ना? बस अब सोचो, महमूद गजनवी की आक्रमण हुए कितनी बार? 17 बार। इससे प्रभाव पड़ा होगा? क्या पड़ा? दिमाग लगाओ। गजनवी के 17 कारणों से क्या प्रभाव पड़ा होगा? जैसे आर्थिक प्रभाव कैसे पड़ा? सकारात्मक कि नकारात्मक? नकारात्मक। कैसे नकारात्मक? बिल्कुल, यानी भारत में गजनवी के आक्रमण के बाद व्यापार में कमी आई। क्यों? दिमाग लगाओ। महमूद गजनवी लूट किसको रहा है? मंदिरों को। और मंदिर ही क्या है? धन के संकेंद्रण के स्थान। व्यापारी कहीं भी आएंगे, कहाँ पे पैसा रखेंगे? तो व्यापारियों के सारे पैसे को लूट के कौन ले गया? तो क्या व्यापार हो पाएगा? तो व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, और बताओ दूसरा प्रभाव बताओ। बिल्कुल, पहली बार, गुड, पहली बार भारत में 3 क्षेत्र, सिंध, मुल्तान और पंजाब पर किसका अटैक वो हो गया, शासन हो गया? मुस्लिम शासकों का। और प्रभाव क्या पड़ा होगा? जैसे बिल्कुल, धर्म परिवर्तन की वृद्धि हुई। यानी धर्म परिवर्तन में उत्तरोत्तर वृद्धि। और बताओ, और कुछ प्रभाव पड़ा होगा? दिमाग लगाओ, आ जाएगा आंसर। एक सोचो, और एक सोच दो, बस हो जाएगा, खत्म कर देंगे। अच्छा, अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, कितनी बार अटैक किया? इस्लाम के लिए द्वार खुल गए। चलो, यानी जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए महमूद गजनवी के आक्रमणों ने प्रवेश द्वार खोल दिया। चलो, और एक दिमाग लगाओ। आक्रमण किए किसने? गजनवी ने। कितने? 17। इन 17 आक्रमण में जितने भी हिंदू शासक थे सब हारे ना। यानी शासक हारे, इसका मतलब भारत छोटे छोटे राज्य क्षेत्र में बटा हुआ है
और आपस के राजाओं में एकता नहीं है। यानी भारत में राजनीतिक एकता का अभाव क्लियर दिखाई दे रहा है। लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे में कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत को बहुत इजीली तरीके से जीत लेगा। और ये चीज़ पूरे विश्व के परिदृश्य में महमूद गजनवी के आक्रमण ने दिखा दी कि ये वही समय है जब भारत राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर स्थिति में है। हर्षवर्धन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति धीरे धीरे कम होती चली गई और ये इस समय बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई है राजनीतिक एकता। चाहे फिर वो भीम प्रथम हो, चाहे जयपाल हो, चाहे आनंदपाल हो, चाहे राज्यपाल हो, ये सब कैसे शासक हैं और इनको कोई भी प्रतापी राजा आसानी से हरा सकता था और भारत को अपने अधिकार में मिला सकता था। ये बातें कहाँ फैल गईं? पूरे विश्व के परिदृश्य में। किसने फैला दी? महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों ने। और दिखा दिया कि भारत में राजनीतिक एकता बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसको कोई भी आए और कोई भी जीत ले। और इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? आने वाला शासक मोहम्मद गौरी। तो कल की क्लास गौरवंश की समझ में आ गई? आशा तो यही आ गया हो समझ में, बाकी देखो। चलो कल मिलते हैं फिर।